क्या पता। ओके भाई। ठीक है, तो हम थोड़ा वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो देखो मार्केट में है ना थोड़े थोड़े टर्म्स होते हैं, तो आपको पता होने ज़रूरी है। तो इसलिए हम छोटे छोटे ऐसे मैंने यहाँ पे लिख के भी रखे हैं। आपको फोटो दिख रहे हैं ना शाबाश, अभिलाष? हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा ठीक है ठीक है, तो हम ये समझे क्या रहता है। तो देखो मार्केट में है ना, आपने स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट सुना रहेगा, पर है ना उसको अलग अलग नाम से भी कहा जाता है। जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है इसे, इसे कैश मार्केट भी कहा जाता है ना, बहुत सारे नामों से इसे कहा जाता है। तो सब एक ही है, आपको बस पता होना चाहिए। इसके नाम से ही समझ रहा होगा। देखो आपको इक्विटी समझ रहे हो ना, तो इससे इक्वल भाग होगा, मतलब एक कंपनी है जिसके इक्वल शेयर्स हो गए या इक्वल प्राइस होती है सबकी, है ना। उस हिसाब से कैश मार्केट है, या ओनरशिप भी आप कह सकते हैं। अगर आपने किसी शेयर का एक छोटा सा पार्ट खरीद लिया, एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट खरीद लिया, तो आप वहाँ के ओनर बन जाते हो, इसलिए आपको ओनरशिप भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक है। ओके। स्टॉक एक काइंड ऑफ एसेट ही है देखा जाए तो। क्योंकि अगर एक कंपनी है जिसके बहुत सारे हमने फ्रैक्शन टुकड़े कर दिए, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो अगर आप वो थोड़े भी एक दो टुकड़े आपने बाय भी कर लिए, समझो 1 लाख टुकड़े, उसमें से एक दो टुकड़े बाय कर लिए, और इन फ्यूचर कंपनी की प्राइस बढ़ गई, समझो कैसे। तो प्राइस बढ़ गई, डिमांड के कारण कंपनी ने कुछ अपने अकाउंट्स में कुछ प्रॉफिट किया, या कंपनी को कुछ तो मिल गया, डील मिल गई, 500 की डील मिल गई, 600 कुछ ऐसी डील मिल गई। ठीक है, तो डील के कारण जो हम इन्वेस्टर रहते हैं ना, तो हम वो बाइंग करते हैं, क्योंकि शायद इन फ्यूचर इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी ना धीरे धीरे करके, इसलिए इसको एक एसेट भी कहा जाता है। एक स्टॉक एक एसेट ही है। ठीक है, फिर इसमें एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट मतलब एक डीमटेरियलाइज ही रहता है, यहाँ पे अभी पेपर वर्क ऐसा कुछ नहीं रहता, ऑनलाइन रहता है। तो यहाँ पे ना आप अपने स्टॉक्स को है ना स्टोर करते हो। पहले ना ट्रेडिंग अकाउंट रहता था एक, मतलब ट्रेड मतलब बाय सेल दोनों करना, ट्रेडिंग मतलब बाय सेल करना। तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग रहता था और डीमैट अकाउंट अलग रहता था, पर अभी दोनों एक ही में आता है। आपके ब्रोकर जो रहेगा ना, वो दोनों एक ही में प्रोवाइड करता है। तो डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या रहता है कि आप जो भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता हो, कुछ भी आपने रिलायंस बाय किया लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 सालों के लिए, तो मतलब 2 दिन से ज़्यादा भी, अगर 2 दिन से ज़्यादा आप होल्ड करोगे ना, तो आपके डीमैट अकाउंट में जाता है जहाँ पे वो स्टोर रहता है। ठीक है, फिर एक आईपीओ करके रहता है जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। पब्लिक देखो आपके इससे नाम से समझ रहे पब्लिक ऑफरिंग ना, पब्लिक को ऑफर कर रहा है, तो क्या ऑफर कर रहा है, शेयर्स ऑफर कर रहा है ना। जैसे कंपनी रहते हैं ना, कोई भी कंपनी हो ना, वो मार्केट में सबसे पहले नहीं होती, वो कोई भी कंपनी होती है वो प्राइवेट ही कंपनी होती है। उनको अगर मार्केट में लिस्ट होना होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आईपीओ के थ्रू आते हैं, जैसे नेशनल एनएससी और बीएससी में नीचे लिखा है। तो वो इन स्टॉक एक्सचेंज के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें अपनी कंपनी लिस्ट करानी है। तो वो लिस्ट, हाँ, लिस्ट होने के बाद वो कंपनी मतलब हम जो पब्लिक है ना, हमको वो क्या करता है, मतलब हमको वो शेयर ऑफर करता है। ठीक है, तो हम वो शेयर उनके वो प्राइस डिसाइड करते हैं, कुछ भी प्राइस हो सकती है, समझो 100 रुपये की प्राइस होगी और कुछ इतने इतने शेयर खरीदने हमको। तो वो उस फिक्स प्राइस पे हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी लिस्ट कैसे होती है, आईपीओ के थ्रू ही लिस्ट होती है मार्केट में। अभी आप देखो यहाँ बीएससी पे करीब करीब 5,000 से भी ऊपर शेयर लिस्ट है, और एनएससी में 2,000 के ऊपर कुछ तो कंपनी लिस्ट है। ठीक है, तो टोटल 7,000 से भी ज़्यादा आज अपने मार्केट में कंपनियां लिस्ट है। ठीक है, आपको आईपीओ समझा क्या नहीं समझा, मैं और हाँ समझा। नहीं नहीं नहीं, समझो। हाँ शाबाश, आपको समझा। हाँ भाई समझा। हाँ ठीक है, फिर एनएससी बीएससी, ये टर्म भी आप सुनोगे, आप गए भी थे ना एनएससी को। तो एनएससी मतलब स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम है ना ये भी कहते हैं। अ, रेगुलेटरी बोर्ड। हाँ, नहीं नहीं वो से भी है, वो अलग है। अच्छा सॉरी। हाँ जी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रेमचंद करके कोई तो था, और 1870, आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो उसने बीएससी स्टार्ट किया था 1870 में, तब ब्रिटिश राज भी था। और तब से चल रहा है अभी भी अपने अपने इंडिया में स्टॉक मार्केट, वो तो बहुत पुराना है अपने इंडिया में स्टॉक मार्केट। और 1992 में एनएससी
अपने आया था। तो NSE गवर्नमेंट थ्रू है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और यहाँ पे क्या एक्सचेंज मतलब क्या है ना, कोई बायर होगा कोई सेलर होगा, दोनों का जो एक्सचेंज हो रहा है, एक बाइंग सेलिंग जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कराता है, ठीक है। और वगैरह वगैरह अगर देखा जाए तो लिस्टिंग भी कराता है कंपनियों की। तो ये दोनों वो कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो एनालिसिस रहते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल एनालिसिस रहता है और टेक्निकल एनालिसिस रहता है। तो मैं जो तुमको सिखाऊंगा ना वो टेक्निकल एनालिसिस होगा, पर फंडामेंटल एनालिसिस भी रहता है। वो क्या रहता है, बेसिकली हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं क्यों, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, तो इसमें हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, इंडिया का क्या चल रहा है, जीडीपी वगैरह देखते हैं, ठीक है। फिर हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, कंपनी एनालिसिस करते हैं। तो कंपनी में वैसे वही क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रेशियो वगैरह वो सब हम देखते हैं, ठीक है। वो सब देख के हम एक कंपनी बाय करते हैं, क्यों, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करते हैं, होल्ड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो इसको उसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं, मतलब देखो अभी क्या है ना, सब एक एक साल तो रुक नहीं सकते पैसे कमाने के लिए। तो थोड़े थोड़े लोगों ने क्या किया, मतलब कुछ तो जापान में ही था, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसने कैंडल स्टिक करके इन्वेंट किया था। तो तब कैंडल स्टिक पैटर्न निकला था। तो जो टेक्निकल एनालिसिस रहता है ना, उसमें हम चार्ट को देखते हैं, और चार्ट को देख के हम समझते हैं, हम स्पेकुलेशन करते हैं, या स्पेकुलेशन या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इस साइड को जा सकता है, कहाँ को जा सकता है। हम बस प्रिडिक्ट करते हैं, पता नहीं मार्केट जाएगा भी नहीं, पर जा भी सकता है, क्योंकि है ना, अभी वो कैंडल स्टिक का मैं आगे सिखाऊंगा। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, चार्ट देखते हैं, कैंडल स्टिक देखते हैं, उसके पैटर्न देखते हैं कैंडल स्टिक के बहुत सारे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो बहुत सारी चीज़ों को देख के हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हम कब करते हैं, अगर आपको दिन में पैसे कमाने हो, या अगर आपको एक हफ्ते में पैसे कमाने हो, या 2-3 महीने का पैसे कमाने हो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जल्दी आपको पैसे कमाने हो, तब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है ना, तो भी वो लगेज दिखता नहीं है, वो लगेज कंपनी के प्राइस गिरते नहीं है, या कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है तो लगेज लीक नहीं होता, ठीक है। तो वो स्टॉक की प्राइस जल्दी गिरेगी नहीं, वो हमको वैसे पता नहीं चलता, पर टेक्निकल एनालिसिस से हमको लगेज पता चलता है कि यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी पता चलता है। शॉर्ट टर्म के लिए वो बहुत बेस्ट है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स रहता है। इंडेक्स देखा जाए तो हर कंट्री के अपने अपने इंडेक्स रहता है। अपनी कंट्री में दो दो बेस्ट इंडेक्स हैं, मतलब और भी इंडेक्स है, पर ये दो मतलब टॉप के इंडेक्स ऐसे कहा जाए तो पॉपुलर भी है। तो निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स। सेंसेक्स को हम सेंसिटिविटी इंडेक्स भी कहते हैं, और निफ्टी फिफ्टी को हम नेशनल 50 भी कहते हैं। नेशनल 50 देखा जाए तो फिर जो देश की जो टॉप 50 कंपनी है ना, जो टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनी, या फिर जिसकी टॉप वैल्यूएशन में आते हैं, मार्केट कैप उनकी ज़्यादा है, टॉप में आता है, तो उनको हम कंसिडर करते हैं। ऐसा भी नहीं कि अगर वो टॉप 50 है उनको ही रखेगी निफ्टी 50 में। जो सेबी है ना, वो किसी भी कंपनी को हटा भी सकती है, अगर वो टॉप 50 में भी नहीं होगी ना, उनको हटा सकती है। क्यों, क्योंकि अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही रहेगी तो सेबी उनको हटा भी सकती है। और ऐसे साल में 2 बार चेक होता है, अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही तो सेबी उन कंपनी को हटा देती है इंडेक्स से, ठीक है। तो इंडेक्स और बेंचमार्क भी दिखाता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर ही कर रहा है, या इंडिया की ग्रोथ दिखाता है, अपना इंडिया एक ग्रोइंग फेज में है ना। तो निफ्टी फिफ्टी वही दिखाता है कि अपनी कंट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। हाँ, सेंसेक्स में टॉप 30 रहती है। वैसे सेंसेक्स बीएससी का पार्ट है, बीएससी नहीं बना है, और निफ्टी फिफ्टी एनएससी का, ठीक है। ये दोनों इंडेक्स इनका है, ठीक। तो हमको मतलब दोनों फॉलो करना पड़ेगा ना, निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स दोनों फॉलो करना पड़ता है, मतलब बीएसई और एनएसई दोनों का ही स्टॉक्स बाय करना है। हाँ राइट, वैसे बीएससी एनएससी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और आप निफ्टी को फॉलो करिए, सेंसेक्स को, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों में से एक को भी फॉलो करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसमें टॉप 30 कंपनी आ रही है, और निफ्टी में टॉप 50 आ रही है, एक्स्ट्रा 20 कंपनी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों को ही फॉलो करना, आप एक को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ,
फिर बुलिश मार्केट, आपने न्यूज़ में भी सुना रहेगा, बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट। इसको हम अप ट्रेंड भी कहते हैं, डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। बुलिश को अप ट्रेंड कहते हैं और बेरिश को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। पर आजकल बुलिश ज़्यादा फेमस है। तो बुलिश मतलब क्या है ना, अपना इंडेक्स है, जो हमने इंडेक्स की बात की ना, तो इंडेक्स की प्राइस जो अगर बढ़ रही है ना, तो उसको हम कहते हैं बुलिश मार्केट। अगर आपने सुना रहेगा कि आज निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया, तो वो बुलिश मार्केट के इसमें इंडिकेट करता है, ठीक है। वही बेरिश मार्केट इंडिकेट क्या करता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो 100 पॉइंट गिर गया, मतलब 100 पॉइंट मतलब 100 रुपये गिर गया समझो, ठीक है। तो वो बेरिश इंडिकेट करता है। कहा जाता है कि मतलब ऐसे कुछ पॉइंट नहीं है इसका, पर कहा जाता है कि बुल मतलब जो अपने सिंग रहता है वो अपने सिंग से मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, और बैर मतलब जो अपने पंजों से मार्केट को नीचे गिरा रहा है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। फिर साइडवेज मार्केट रहता है। साइडवेज मतलब क्या रहता है ना, मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, एक साइड के रेंज को घूम रहा है का, जैसे कि 0.20% ऊपर गया और वैसे 0.20% नीचे गया नेगेटिव में, और उसमें ही खेल रहा है, उसमें साइड में ही जा रहा है, क्योंकि इसको 0.50 में भी कंसिडर किया जाता है। 0.50 से ऊपर नहीं जा रहा और 0.50 माइनस से नीचे नहीं जा रहा, उसी में साइड को ही जा रहा है। तो जब मार्केट ज़्यादा ऊपर जाता है, समझो 1% ऊपर है, तो उसको बुलिश कहा जाता है। और वो 1% ऊपर जा रहा है तो उसको हम मतलब हम प्रॉफिट भी उसमें ही कर पाते हैं ना। मार्केट जब साइड को जाते हैं तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाते बेसिकली। ठीक है, तो है ना, ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम भी रहता है। ठीक है, तो 4 मिनट हो जाए तो हाँ, तो देखो टाइम फ्रेम भी रहता है, पर इसमें मैंने अभी टाइम फ्रेम के बारे में लिखा नहीं है, तो मैं वो आपको आगे ही सिखा दूंगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में लिखा है। तो मतलब है ना, बहुत सारे स्टाइल रहते हैं। तो इंट्राडे मतलब क्या रहता है कि हम दिन में बाइंग सेलिंग कर, दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दिन में हम पैसे कमा रहे हैं। तो मार्केट 9:15 को ओपन होता है और 3:15 को क्लोज होता है। असलियत में मार्केट 3:30 को क्लोज होता है, पर जो भी ब्रोकर रहता है ना, वो 3:15 to 3:20 के बीच में आपकी पोजीशन काट देगा। 3:30 तक आपको ट्रेड करने नहीं देते कोई भी ब्रोकर, ठीक है। 3:15 तक ही आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। ब्रोकर उसके बाद उनका काम रहता है, तो वो लोग आपको ट्रेड करने नहीं देंगे 3:30 तक। पर मार्केट बेसिकली 3:30 तक ओपन रहता है, पर आप जो ट्रेडिंग करोगे 9:15 से 3:15 तक करोगे। तो आप जो दिन का प्रॉफिट कमा रहे हो उसको हम इंट्राडे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे गलत लिखा है, आप ये मत कंसिडर करना। स्विंग ट्रेडिंग क्या रहता है कि एक हफ्ता या 1 मंथ तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे 1 डे लिखा है मैंने, पर 3 मंथ नहीं रहता स्विंग ट्रेडिंग में। तो अगर 1 मंथ, एक दिन से ज़्यादा और 1 मंथ से जो पहले, तो अगर हम उसमें जो भी प्रॉफिट करेंगे ना, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। और 1 मंथ से ज़्यादा 3 मंथ तक अगर हम देखें ना, तो उसको शॉर्ट ट्रेडिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिंग मतलब 3 साल से ज़्यादा, ठीक है, या एक साल से ज़्यादा भी उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ही कहते हैं। पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा से 3, 5 साल, 10 साल, उसको इन्वेस्टिंग कहा जाता है असलियत में, ठीक है। ये आपको समझा ना अभी तक मैंने जो जो समझा? हाँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पार्टिस क्या? समझा भाई, पूरा समझा। ठीक है, गुड, अच्छा हुआ। मतलब मैं इतना अच्छा नहीं सीखा था, फिर भी अच्छा आप समझ गए। अरे बहुत अच्छा भाई, बहुत भाई, आप लोग ये थैंक यू। फिर देखो टाइप्स ऑफ पार्ट्स, थैंक यू। देखो पार्टिसिपेंट रहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत सारे। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम रहते हैं, हम पब्लिक लोग जो भी है ना, हमको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। और एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर भी रहते हैं जिसको HNI कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े, जिसको अगर आप राकेश झुंझुनवाला देखोगे ना, तो HNI कैटेगरी में आता है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में एफ आई आता है, जो फॉरेन के जो लोग रहते हैं ना, वो अपने इंडिया में पैसे डालते हैं, तो उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। फिर FDI भी रहता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ तो कहते हैं उसको। फिर FPI भी रहता है, फॉरेन पोर्टफोलियो करके। और DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या रहता है, मतलब म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं। तो वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी आपको पता ही होगा ना। तो म्यूचुअल फंड क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड में बेसिकली एक्सपर्ट्स रहते हैं। अगर हमको कुछ आता जाता नहीं है ना, तो पहले कहा जाता है कि आप म्यूचुअल फंड के पास जाओ,
उनको बोलो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, वो करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, 100 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के साथ वो बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करते हैं, और बेसिकली ट्राई करते हैं आपको कम से कम लॉस हो। पर म्यूचुअल फंड भी ऐसी है कि वो भी लॉस दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कहा जाता है कि हम भी लॉस करा सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क वगैरह कुछ कुछ आता है ना उनका डिस्क्लेमर। तो म्यूचुअल फंड भी लॉस कर सकती है, पर वो लोग एक्सपर्ट रहते हैं, तो कहा जाता है कि पहले म्यूचुअल फंड के पास ही जाया करो। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप म्यूचुअल फंड के पास भी जा सकते हो, ठीक है। और इसमें ये भी आता है पेंशन फंड, गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी रहते हैं उनको बाद में जो पेंशन मिलती है, या एक लमसम अमाउंट में जो भी अमाउंट मिलता है ना, वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट अपने अपने पैसे तो नहीं डालते। वो लोग जो पेंशन फंड रहते हैं, वो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं खुद। देखो माइक बंद कर देना। खुद बैंक भी रहता है, वो लोग भी है ना, वो लोग भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, खुद बैंक भी ट्रेडिंग करती है। तो खुद पेंशन फंड वाले रहते हैं, लोगों का ही पैसा है वो भी, है ना, लोगों का ही पैसा मार्केट में डाल रहे हैं ना, तो वो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग नहीं है देखा जाए तो। अगर हम ठीक से रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करेंगे तो हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ठीक है, बस ज़्यादा हो गया। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या रहता है, शॉर्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं चाहिए। तो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली आपके पास है ना शेयर नहीं होते, आप पहले सेल करते हो, आपके पास शेयर ही नहीं होते, फिर भी आप सेल करते हो, तो आपके पास वो शेयर कहाँ से आए, तो ब्रोकर जो रहता है आपका, कोई भी ब्रोकर हो सकता है जो थर्ड पार्टी रहता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर, हज़ारों शेयर रहते हैं उनके पास। और आप क्या करते हो, उनसे वो शेयर उधार में लेते हो। आप ट्राई करते हो कि समझो 100 रुपये कीमत चल रही है, हाई पे है मार्केट अभी, हाई पे, आप 100 पे बेच देते हो उसको, और ट्राई करते हो 90 तक तो आ जाए, और 90 पर आप वापस बाय करते हो। आपने अगर जब बाय किया तो वो शेयर वापस ब्रोकर के पास चला जाता है, आप ब्रोकर से उधारी में शेयर ले रहे हो, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी लॉस हो सकता है, पर आपका प्रॉफिट मतलब यही है, कन्फर्म इतना ही होगा प्रॉफिट। जैसे समझो 100 रुपये का शेयर है, वो गिर गिर के ज़ीरो ही होगा, तो आपको 100 रुपये ही प्रॉफिट होगा। पर वो 100 रुपये का शेयर बढ़ के कितना भी बढ़ सकता है, 200 300 400 कितना भी बढ़ सकता है ना, तो वो कितना भी बढ़ सकता है, तो आपको इन्फिनिटी लॉस हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में। आपने वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई होगी, सुना रहेगा अडानी के ऊपर। तो हिंडनबर्ग और बाकी सारे इन्वेस्टर ने क्या किया था, शॉर्ट सेलिंग की थी, है ना, और उससे उन्होंने प्रॉफिट कमाया था। शेयर को गिरा के भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं, सेल करके हम प्रॉफिट कर सकते हैं, सिर्फ बाइंग से प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उससे भी कर सकते हैं, पर सेलिंग एक और ऑप्शन है हम प्रॉफिट कमाने के लिए। पर जो शॉर्ट सेलिंग रहती है वो हम बस दिन में एक बार ही कर सकते, एक दिन में ही कर सकते हैं। अब फिर आपको उस दिन में पोजीशन एग्जिट करनी होगी, अगले दिन वापस आना होगा आपको, और वापस शॉर्ट सेल करना होगा उसी पे, ठीक है, उस स्टॉक पे। अगर आपको थोड़ा आपको लग रहा है कि 5-6 दिन गिरेगा, तो फ्यूचर ऑप्शन अभी हम नहीं समझेगा, हम आगे जाके सीखेंगे। पर एक फ्यूचर टाइप का एक टर्म रहता है, फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, और मार्केट अगर गिर रहा है तो फ्यूचर मतलब आप मंथ के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक मंथ तक गिरेगा ऐसे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ और 3-4 दिन गिरेगा, तो आप फ्यूचर सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 3-4 दिन गिरेगा, तो अगर एक बार ही आपको ट्रेड लेना है तो आप फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं। अभी आप कोई ट्रेडिंग मत करना, पहले हम सीखेंगे फिर आप ट्रेड करना। फिर ब्रोकर क्या रहता है, वही थर्ड पार्टी रहता है। ओके। हाँ, ब्रोकर एक थर्ड पार्टी रहता है, और बेसिकली बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। और बैंक्स भी ब्रोकर प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक सब कुछ प्रोवाइड करता है, सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग, डीमैट, सब बैंक आजकल प्रोवाइड करती है। पर उनका जो ब्रोकरेज वो हाई रहता है, 1% भी जाता है, या कभी कभी 0.50 रहता है। पर जो आजकल डिस्काउंट ब्रोकर है जैसे जीरोदा, पर एक धन करके भी है, और भी बहुत सारे कौन से एंजल वगैरह कुछ भी हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको डिस्काउंट ब्रोकर है वो सब, वो आपको 0.01% का भी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, या 0.1%, जो बहुत अच्छी बात है, जो इसको डिस्काउंट ब्रोकर कहा जाता है। जैसे हम लोग कैसे ना ट्रेड करते हैं ना, हम ट्रेडिंग करने वाले समझो, तो हम बहुत सारे बाय सेल करेंगे, पर ज़्यादा बाय सेल करना अच्छा नहीं रहता, मैं वो भी आपको आगे सिखाऊंगा। पर समझो हमने बहुत सारी ट्रेडिंग की, एक बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, तो आपके बहुत सारे ब्रोकरेज लगेगा ना, तो वो इतना ब्रोकरेज, अगर आप ब्रोकरेज ही देने में अपने पैसे खर्च करोगे तो फिर क्या फ़ायदा ना, आप कमाओगे क्या। तो इसलिए
डिस्काउंट ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मार्जिन क्या रहता है? मार्जिन बेसिकली देखो पहले है ना शायद एंजल ही था तो 15x का ही मार्जिन देता था, पर अभी सेबी ने रूल्स कुछ तो कब आया था मुझे याद नहीं आ रहा, पर रूल्स आया था 5x करके, अभी सिर्फ 5x के आगे मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझो 5x मतलब कोई शेयर है, 500 रुपये का शेयर है, हमको डे ट्रेडिंग करनी है, तो 500 रुपये का शेयर है, और अगर उस पर अपना ब्रोकर उसका ब्रोकर अपने को 5x मार्जिन दे रहा है, इसका हम लीवरेज भी कहते हैं, तो 5x मार्जिन दे रहा हूँ अपने को, तो हम वो शेयर 500 का शेयर 100 रुपये में भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप वो 500 रुपये का शेयर भी खरीद सकते हैं, बाइंग सेलिंग 100 रुपये में भी कर सकते हैं। अगर वो 500 का होगा, आपके पास 500 रुपये नहीं तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर आपको मार्जिन बस इंट्राडे के लिए मिलता है। आपको मार्जिन अगर आप 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करने वाले तो आपको नहीं मिलता। अगर आपने समझो एग्जिट ही नहीं किया, बाय किया है समझो कुछ शेयर 100 रुपये में मार्जिन के साथ, और 315 हो चुके हैं ना, तो वो आपकी जो भी पोजीशन है वो एग्जिट कर देगा खुद ना खुद, ब्रोकर ही ऑटो एग्जिट हो जाता है, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको मिलेगा। ऊपर से ना ब्रोकर ने खुद काटा है, आपने तो नहीं काटा, तो ब्रोकर ने काटा इसलिए वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है, ठीक है, क्योंकि उसने काटा है ना। तो इसलिए आप ट्राई करना कि आप खुद ही एग्जिट हो जाना, ठीक है। तो यही था बेसिक, इससे आगे कुछ नहीं है बेसिक में। तो कल है ना हम, सॉरी आपको ये समझा गया सब मैंने जो जो अभी बताया आपको? हाँ भाई सब कुछ समझा है। हाँ वेरी गुड वेरी। अच्छा ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो, अच्छी बात है आप डाउट पूछोगे। तो कुछ भी आपको कुछ भी लग रहा है ऐसे ऐसे मार्केट के ऊपर जाता है, कुछ भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऋषिकेश भाई, ये जो सबसे अच्छा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये सब मतलब कौन सा सबसे बेटर होता है जो कम से कम ब्रोकरेज चार्ज करे? अच्छा देखो, ब्रोकरेज चार्ज भी रहता है, पर अपने को फीचर्स भी मिलने चाहिए ना, मतलब बस ब्रोकरेज भी ठीक है, पर देखो 2 टाइप के ब्रोकर रहते हैं। एक फुल सर्विस रहता है, वो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा रहता है, अपने को ज़रूरत नहीं उसकी, वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और एक डिस्काउंट रहता है, डिस्काउंट में भी अलग अलग आए, तो वो लोग क्या करते हैं ना, हम ट्रेडिंग के लिए थोड़े फीचर्स चाहिए ना, ऑप्शन चेंज दिख जाए, रहता है कुछ, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर जैसे धन है, मैं आपको धन का बताता हूँ, तो वो मैं यूज़ करता हूँ, आपको यूज़ करने ने मैं ये नहीं बोल रहा, पर वो क्या है ना, ट्रेडिंग व्यू रहता है, एक टूल है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा टूल है, आप जो चार्ट देखते हैं ना वो ट्रेडिंग व्यू से देखने वाले, आगे जाके आप वही टूल यूज़ करोगे। तो धन क्या करता है, और ट्रेडिंग व्यू से मर्ज किया उन्होंने, दोनों ने एक मर्जर किया है, तो वो लोग आप ट्रेडिंग करोगे ना तो सीधा जो आपको चार्ट मिलेगा ना आपके ब्रोकर के स्क्रीन पे, वो ट्रेडिंग व्यू का ही होगा, जो उनका जो भी चार्ट जो कैंडल दिखते हैं ना बहुत अच्छा है। फिर समझो, फिर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग अच्छा नहीं रहता, फिर आप कर रहे हो, तो धन ने वो भी लाया है। तो स्कैल्पिंग क्या रहता है कि पहले स्कैल्पिंग नहीं था, पता नहीं किसने लाया, तो स्कैल्पिंग क्या रहता है कि आप 1 मिनट में प्रॉफिट कमाते हो, बहुत छोटा सा प्रॉफिट, पर 1 मिनट में आपका ट्रेड, एक घंटे से ज़्यादा आप कभी ट्रेडिंग करोगे नहीं दिन में, अगर 1 घंटे से ज़्यादा किया तो वो तो इंट्राडे में आ गया। और आपको स्कैल्पिंग करने तो आपको बहुत फास्ट हाथ चलाने होंगे, तो वो सारे जो भी आपको समझो ऑर्डर साइज है, पोजीशन साइज है, बाइंग सेलिंग, वो एक ही स्क्रीन में, चार्ट सब कुछ एक ही स्क्रीन में स्कैल्पल के प्रोवाइड किया। तो बहुत कुछ रहता है, आपको फीचर्स चाहिए या डिस्काउंट चाहिए, तो जीरोधा को डिस्काउंट कहा जाता है, पर मुझे नहीं लगता जीरोधा भी डिस्काउंट में, इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी होगी। पर है ना, जीरोधा डिस्काउंट में नहीं है, पर जीरोधा बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत बड़ी कंपनी है। अब अगर किसी ने थर्ड पार्टी कोई तो आ गया आपके घर का और आपका फ़ोन यूज़ करने लग गया, तो ऐसे ही आपका अकाउंट खोल नहीं पाएगा, ठीक है। जीरोधा बहुत ज़्यादा सिक्योर है, आपको ही ओ टी पिन वगैरह वो सब देना पड़ता है, OTP, तभी वो खुलता है, तो अच्छी बात है, सिक्योर है। वैसे धन का ऐसा नहीं है, अगर आपने फिंगरप्रिंट लगाई तो भी खुल जाता है, और ऐसा किसी ने किया तो गलत है ना, कुछ हो सकता है, पर हाँ हाँ, एक डाउट और ऋषिकेश भाई, हाँ हाँ ये किसमें मतलब ट्रेड किसमें किया जाता है? निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में? दोनों में किया जाता है ना? दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं ना? देखो ट्रेडिंग ट्रेडिंग देखो मैं अच्छे से बताऊँ तो ट्रेडिंग इक्विटी में होती है। इक्विटी मतलब वही हमने अभी शेयर्स को सुना, तो जैसे रिलायंस है, आप रिलायंस में ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके आपको लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा तो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते,
आपको अगर उसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपको ऑप्शंस बाय करने पड़ेंगे, फ्यूचर्स बाय करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत करना वहाँ भी, अगर आपको जीरो नॉलेज है ना, कुछ भी नहीं आता, तो फ्यूचर ऑप्शन कभी मत करना। मैं आपको आगे सिखाऊंगा क्या रहता है और क्यों नहीं करना रहता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे। पर इक्विटी ट्रेडिंग ठीक है, और ट्रेडिंग शेयर्स में होती है। देखो ट्रेडिंग कहाँ भी हो सकती है, अगर आपको चार्ट समझ में आ गया ना, तो मैं जो आपको आगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सिखाऊं, अगर वो आ गया तो आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो। यूएस डॉलर, इंडियन डॉलर पेयर रहता है, यूएस यूरो पेयर रहता है। फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, मैं क्रिप्टो में करता हूँ, तो आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप कमोडिटीज में कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर। तो सब मार्केट अलग नहीं है, सबका चार्ट सेम ही है, तो किसी में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो निफ्टी विफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो आपको ऑप्शंस बाय करने पड़ेगा, ऑप्शंस वगैरह सेल करने पड़ेगा, ठीक है। और कुछ डाउट है? मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी का इक्विटी में ट्रेड करते हैं ऐसे ना? हाँ हाँ, इक्विटी में शेयर्स आप बाय सेल करते हो। हाँ जी, बाकी आज के लिए बस इतना ही डाउट है, बाकी बाद में पूछूंगा। हाँ हाँ, अच्छा हो गया आप बेसिक डाउट पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने तो आपको कुछ पढ़ाया नहीं अभी भाई तक। आई हैव जीरो नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। हाँ, अच्छी सेम बात है, सेम भाई same। कोई बात नहीं, बुरा नहीं, अच्छी बात है। क्लियर करना जरूरी है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको जितना हो सके, मुझे जितनी नॉलेज है मैं पूरा सिखा दूंगा, और मैं अपना 100% दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जितना फ़ायदा है उससे उससे ज़्यादा मेरा ही फ़ायदा है। क्योंकि आप जो भी पूछोगे ना मुझसे, जो भी डाउट पूछोगे, तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा, मुझे समझ आएगा कि मार्केट ऐसा भी रहता है, हाँ ये भी हो सकता है आपसे ज़्यादा। और मैं जब सिखा रहा हूँ ना आपको, तो मुझे मेरे गैप्स दिख रहे हैं, मुझे समझ रहा है कि मुझे ये चीज़ें भी पता नहीं अभी तक, तो मुझे मेरे गैप दिख रहे हैं, तो वो आपके कारण फिल हो पाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, मुझे तो मैं अपना 100% ही आपके कारण दूंगा। हम लोग सीखेंगे। हाँ, आपके कारण मैं सीखूंगा। चलो सही है। हम लोग सीखेंगे। हाँ जी, ठीक है। कल हम कैंडलस्टिक सीखेंगे, ठीक है, क्या रहता है कैंडलस्टिक। कितने बजे टाइम? वही 3:30 to 4। ठीक है, ओके भाई, ओके। ठीक है ना, समझा ना आपको? सब समझा भाई, सब। ठीक है, चलो कल से हम रियल ट्रेडिंग टाइप या टेक्निकल एनालिसिस, रियल टेक्निकल एनालिसिस कल से हम करेंगे, ठीक है। चलो, वो एक ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, पता है क्या? हाँ, ट्रेडिंग व्यू को क्या? हाँ, मतलब उसके ऊपर हम लोग ऐसा रफ ट्रेडिंग कर सकते हैं ना? हाँ, पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, उसमें भी रहता है। या आप खुद अपना पेपर ट्रेडिंग का नाम ही है, तो आप खुद एक पेज ले लो, और आप ऐसे कर सकते हो। समझो आपको लग रहा है कि थोड़ा 1-2 रुपये ऊपर जाएगा शेयर, तो अब यहाँ पे आप बाइंग करने वाले हो 100 रुपये पे, और 102 पे बेचने वाले हो। अगर वो 102 पे गया तो आपने आज प्रॉफिट किया, ऐसे आप लिख सकते हो पेपर पे। तो रफ ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप किया ऋषिकेश करो। भाई, हाँ वैसे मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में पूछने वाला था, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आज ही पहला दिन है। हाँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, ऐसे मैं बहुत देखा हूँ ना, तो हाँ। मेरा इंटरेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग में ही है। तो बाकी आगे पूछूंगा, जो भी आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा बोलता हूँ तो। आप क्रिप्टो में ही करते हैं ना? हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक है। तो क्या है ना, थोड़ा बताओ तो, अपना जो इक्विटी मार्केट है आपको पहले ही बताया, तो अपना मार्केट एक दिन में 9:15 to 3:15 खुलता है ना। पर जो फॉरेक्स मार्केट है, जिसको हम करेंसी मार्केट भी कहते हैं, तो वो 24 आवर्स ओपन है ना। तो हम लोग क्या है ना, स्कूल में जाते हैं, आते जाते कॉलेज करते हैं, फिर मेरा भी थोड़ा अलग काम रहता है क्लब वगैरह का, तो हम नहीं कर पाते ना, सुबह नहीं कर पाते, कभी शाम को नहीं कर पाते, कभी रात को करना होगा, हमें कभी भी करना हो, है ना। तो फॉरेक्स मार्केट बेस्ट है, और फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है, बाकी 24 आवर्स खुला ही रहता है। और जो फॉरेक्स मार्केट है वो $7 ट्रिलियन का मार्केट है, $7 ट्रिलियन का मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है वो, है ना। अपना तो कुछ मिलियंस में ही है, या बिलियंस में अपना मार्केट, पर वो ट्रिलियन में है। ट्रिलियन दिन का $7 ट्रिलियन ट्रेड होता है, बाय सेल होता है दिन का, बहुत बड़ा है ना, बहुत बढ़िया अमाउंट। वही क्रिप्टो मार्केट है, वो अपने मार्केट से बड़ा मार्केट है, पर फॉरेक्स से छोटा है। पर ये 24 आवर्स 365 डेज खुला रहता है, आपको जब चाहे तब ट्रेड लो। क्रिप्टो मार्केट जो है वो भी 24 आवर्स ही खुला रहता है? हाँ, 24 आवर्स खुला रहता है, और 365 डेज है। मैं फॉरेक्स ही करता था, मैं क्रिप्टो नहीं करता था, पर फॉरेक्स अपनी इंडिया में बैन है, ठीक है, इलीगल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर फॉरेक्स इलीगल है अपनी इंडिया में,
और क्रिप्टो इलीगल नहीं है, एक क्रिप्टो भी इलीगल ही था, पर एक डेल्टा एक्सचेंज करके का है, वो अकेला ब्रोकर है अपने यहाँ पे, वो एक्सचेंज ही है, ठीक है, एनएससी हमने सुना था ना, तो एक डेल्टा एक्सचेंज करके, तो वो बहुत अच्छा है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वो गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव भी किया है, एफपीआई कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ अप्रूव किया है, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो और वो इलीगल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, वो इलीगल नहीं है इसलिए करता हूँ उसमें, ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ओके ठीक है, चलो चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। ओके भाई, बाय बाय। हाँ बाय।